तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की समाजवादी विचारधारा को डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Ram Manohar Lohia articulated his approach in what he called 7 revolutions, such as equality between man and woman, struggle against political, economic, and spiritual inequality based on skill color, removal of inequality between backward and high castes based on traditions and special opportunity for the backward, measures against foreign enslavement in different forms, economic equality, plant production, and removal of capitalism against unjust encroachments on private life, non-proliferation of weapons and reliance on satyagraha were the basic elements of his thought. देखिए दोस्तों, राम मनोहर लोहिया जी ने उनकी जो विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को उन्होंने 7 रिवोल्यूशंस या 7 तरह की विद्रोह के रूप में उन्होंने उसको अभिव्यक्ति किया था। जैसे कि इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, उनका पहला बात था कि नर और नारी सब समान है, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मनुष्य नर को भी मिलना चाहिए और नारी को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, जो कि हमारे संविधान में भी उल्लेखित है। दूसरा है स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, और जो राजनीतिक या आर्थिक या जो आध्यात्मिक जो इनइक्वालिटी है, विषमता है, मतलब समाज में, जो कि आपका स्किन कलर, मतलब कौन काला है या गोरा है, उसके आधार पे जो मतलब सामाजिक, आर्थिक या आध्यात्मिक जो इनइक्वालिटी है, विषमता है, उसको भी दूर करना है, उसके अगेंस्ट भी हमें संघर्ष करना है। रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन बैकवर्ड एंड हाई कास्ट्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड स्पेशल अपॉर्चुनिटी, और इसमें से इसके बाद आपका जो इनइक्वालिटी है, एक तो इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन आपका स्किन कलर हो गया, स्किन का जो देह का कलर है, ये सांबर्ण है या सांवला है या सफ़ेद है, उसके बेस में जो इनइक्वालिटी है, सामाजिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो। और दूसरा है रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन बैकवर्ड एंड हाई कास्टेस, जो पिछड़ा वर्ग का लोग है और जो हाई कास्ट, जो उच्च तबके के लोग हैं, जो उच्च नीच की जो इनइक्वालिटी है, जो कि हमारे ट्रेडिशंस में, भारतीय ट्रेडिशन बहुत दिनों से चले आ रहा था, उसको भी ख़त्म करना है। ये भी राम मनोहर जी का एजेंडा में था, उनका समाजवादी विचारधारा में ये था। और जो उनका ये भी था, हमें सिर्फ जो इनइक्वालिटी है, जो असमंजस्यता है बैकवर्ड और हाई कास्टेस में, उसको ख़त्म करने से भी नहीं होगा, हमें स्पेशल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, मतलब सुरक्षा अधिकार, स्पेशल अधिकार देना होगा, जो कि बैकवर्ड है, समाज में पिछड़े वर्ग के लिए स्पेशल अधिकार देना पड़ेगा, जो कि हमारे संविधान में है, जो कि अब हमें जो रिजर्वेशंस है दिखाया जाता है पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए। तो ये भी एक मतलब उनकी विचारधारा में था। और दूसरा मेजर्स अगेंस्ट फॉरेन एंस्लेवमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, और जो विदेशी ताकतों के हाथों में हम जो गुलाम हो रहे हैं, किसी भी तरह से, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक या मतलब आपका मानसिक भी हो, उस तरह का गुलामी से भी हमें मुक्त होना है, ये भी उनका एजेंडा में था। और इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए, सभी लोगों का आर्थिक एक समान अधिकार होना चाहिए, और जो प्रोडक्शन हो वो प्लान्ड हो, जो कि हमारा 5 ईयर्स प्लानिंग था पहले, जो भी प्रोडक्शन हो वो एक प्लान प्रोडक्शन हो, जो कि एक निश्चित उद्देश्य को लेके हमें प्रोडक्शन करना है, जिससे कि देश की आर्थिक उन्नति और भी तेज़ी से बढ़ सके। एंड रिमूवल ऑफ कैपिटलिज्म का तो यार हम लोगों को मालूम ही है दोस्तों, ये है कैपिटलिज्म या पूंजीवाद, जो कि समाज के कुछ तबकों के हाथों में अगर हमें ज़्यादा अगर पैसा या आर्थिक धन संपत्ति हो जाता है, तो उसको कैपिटलिज्म कहा जाता है, जो कि समाज में आर्थिक विषमता पैदा करती है, उसको भी हमें ख़त्म करना है, ये कहना था राम लोहिया जी का। और अगेंस्ट अनजस्ट एंक्रोचमेंट्स ऑन प्राइवेट लाइफ, जो देश के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो पब्लिक लाइफ में जो एंक्रोचमेंट है, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में एंक्रोचमेंट है, उसको भी ख़त्म करना है, जो कि गैर कानूनी जो भी एंक्रोचमेंट हो वो उसको भी हमें ख़त्म करना है, जो हस्तक्षेप है लोगों की निजी जीवन में, उसको भी हमें ख़त्म करना है। दूसरा है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स, और जो हथियारों की प्रोलिफरेशन हो रहा है, जो बेतहाशा जो पैदाइश और जो वितरण हो रहा है देशों में, जैसे कि अभी परमाणु तक चला गया है देश, तो उसको भी हमें ख़त्म करना है। इससे क्या होगा, जितना भी हथियार होगा देश में या दुनिया में, तो उससे क्या होगा, युद्ध का संभावना और भी ज़्यादा होगा, और युद्ध से होने वाला क्षति का संभावना उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अभी हम देखते हैं जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या जो परमाणु जो ये है, उसके विरोध में कई देश लगे हैं। जो वेपन्स, जो बेतहाशा जो कोई देश जो हासिल कर रहा है, वेपन्स को संग्रह कर रहा है, उसका विरोध भी
राम मनोहर लोहिया जी करते थे। एंड रिलायंस ऑन सत्याग्रह व द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट। और दूसरा था उनका सत्याग्रह पे, या गांधी जी का सत्याग्रह की जो नीति था उस पर उनका गहरा एक विश्वास था। तो ये कुछ था उनका बेसिक एलिमेंट्स, उनका चिंतन में कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो कि देखा जाता है उनका सोशलिस्टिक थॉट में। तो ये था आपका जो ऊंच नीच का जो असमंजस है उसको ख़त्म करना, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना, जो प्लान प्रोडक्शन होना, इकोनॉमिक आर्थिक इक्वालिटी होना लोगों में, और जो फॉरेन एनस्लेवमेंट है जो कि आपका विदेशी ताकतों के हाथों में भारतीय जो अर्थ समाज जो मतलब गुलाम हो रहा है धीरे धीरे, उसको भी ख़त्म करना है। और जो ऊंच नीच समाज में जो है बैकवर्ड क्लास कास्ट और हाई कास्ट में, उसको भी ख़त्म करना है। और हमारे स्किन कलर के बेस में, देह के कलर के अनुसार जो भी विषमता है उसको भी ख़त्म करना है। तो ये था कुछ राम मनोहर लोहिया जी का आपका विचारधारा। अभी आगे देखते हैं। In his book on Marx, Gandhi and Socialism, Lohia made an analysis of principles of democratic socialism as an appropriate philosophy for the successful operation of constructive programs. और उनका जो किताब था जो कि मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म बोल के एक किताब था, तो उन्होंने उसमें लोहिया जी ने एक एनालिसिस किया था, एक ये तर्क किया था कि जो ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक, जो आपका डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक राष्ट्रवाद समाजवाद के ऊपर था, वो ये कहते थे वहाँ पे उस किताब में उन्होंने ये लिखा था कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, गणतांत्रिक राष्ट्र समाजवाद है, वो एक उचित फिलोसफी है फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। जो भी देश में उन्नयनमूलक आपका प्रोग्राम्स होगा उसके लिए डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक सोशलिज्म ही सबसे अच्छा फिलोसफी है, विचारधारा है। और उन्होंने कहा था, ही सेड conservatism and communism have a strange identity of interest against socialism। जो रूढ़िवाद है या कंजर्वेटिज्म है वो, और जो कम्युनिज्म है आपका, ये दोनों ही आपका हैव a strange identity of interest, उनके दोनों का ही एक समान आपका समाजवाद के विरुद्ध उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब दोनों ही समाजवाद के विरोध है। जो कंजर्वेटिज्म है, रूढ़िवाद है, या जो संकीर्णता है, जो नए उन्नति का नए विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है, और जो कम्युनिज्म है, दोनों ही आपका समाजवाद का विपरीत सोचता है। कंजर्वेटिज्म होल्ड सोशलिज्म एज डेमोक्रेटिक राइवल एंड डज नॉट फेयर कम्युनिज्म एज ए थ्रेट ऑफ सक्सेसफुल इंसरेक्शन। और जो रूढ़िवाद है, जो कंजर्वेटिज्म है, ये समाजवाद को उसका डेमोक्रेटिक, उसका गणतांत्रिक एक राइवल या दुश्मन मानता है, और ये कम्युनिज्म को भी भय नहीं करता है, सिर्फ इस हद तक भय करता है कि कम्युनिज्म आपका देश में आपका बगावत या विद्रोह का नींव डालता है। तो जो कंजर्वेटिज्म है ये समाजवाद के खिलाफ ही है, और कम्युनिज्म को के विचारधारा से भी अलग है, और ये कम्युनिज्म को थ्रेट मानता है, एक बगावत का एक जरिया मानता है, एक जड़ मानता है। और जो समाजवाद है उसका डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक एक विपरीत एक विचारधारा के रूप में मानता है। अब ये आगे देखते हैं। कम्युनिज्म प्रिफर्स द continuance ऑफ ए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एंड इज mortally afraid ऑफ ए सोशलिस्ट पार्टी कमिंग टू ऑफिस फॉर its chances ऑफ एन इंसरेक्शन आर देन डीम्ड। देखिए, ये जो कम्युनिज्म है ये मतलब आपका कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, रूढ़िवादी जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है आपका सोशलिस्ट पार्टी के जगह में। सोशलिस्ट गवर्नमेंट, समाजवादी गवर्नमेंट के बजाय वो एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आपका जो सोशलिस्ट पार्टी अगर आ गया देश में तो क्या होगा, उसका जो बगावत करने का जो नीति है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, क्योंकि देश लोग समाजवादी जो गवर्नमेंट में लोगों का उन्नयन ज़्यादा होता है, लोगों के हित में सरकार ज़्यादा रहता है। तो अगर सरकार लोगों के हित में काम करेगा तो बगावत तो नहीं हो, बगावत होने का चांस बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसीलिए जो कम्युनिज्म है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अगर होगा तो उसका बगावत करने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कम्युनिज्म जो है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रीफर करता है समाजवादी गवर्नमेंट के बजाय। लोहिया मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशलिस्ट थॉट इन इंडिया। राम मनोहर लोहिया जी है उन्होंने काफ़ी सारा मतलब महत्वपूर्ण योगदान निभाया है आपका समाजवादी विचारधारा के क्षेत्र में भारत में। ही ऑलवेज लेड ग्रेटर एम्फोसिस ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ गांधीयन आइडियाज़ विद द सोशलिस्ट थॉट। और गांधी जी की जो आइडियाज़ जो नीति थी उनसे वो काफ़ी प्रभावित थे, और उन्होंने हमेशा गांधीयन आइडियाज़ को आपका उनका समाजवादी
विचारधारा के साथ सम्मिश्रण करने का उन्होंने बात कही थी। मतलब गांधीयन आइडियल्स को लेके उनका जो सोशलिस्ट थॉट था, समाजवादी थॉट था, वो लेके था। मतलब गांधीयन थॉट्स को उन्होंने, आइडियल्स को या नीति को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया था। और दोनों गांधीयन आइडियल्स और उनका जो समाजवादी विचारधारा है, दोनों का सम्मिश्रण या तालमेल का उन्होंने काफ़ी समर्थन किया था। अब ये आगे देखते हैं। ही वॉज ए प्रोपोनेंट ऑफ द साइक्लिकल थियोरी ऑफ हिस्ट्री। अभी देखिए ये साइक्लिकल, वो मतलब पुष्टि करता था, प्रोपोनेंट थे आपका साइक्लिकल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। साइक्लिकल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री क्या है? ये मानता है कि जो इतिहास जो है वो फिर से दोहराता है अपने आप को। मतलब इतिहास से अगर हम नहीं सीखते हैं तो ये फिर से उसी जगह में आ जाता है जहाँ पे वो पहले था। मतलब इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हर चीज़ जो है वो एक साइकिल में घूम रही है, जो एक जगह से स्टार्ट होती है फिर वहीं पे आके रुक जाती है। तो इस थ्योरी का वो प्रोपोनेंट थे, पुष्टिकर्ता थे। ही बिलीव दैट थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री कुड बी इम्प्रूव। और वो ये मानते थे कि आपका जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, गणतांत्रिक आपका समाजवाद से ही आपका देश का अर्थनीति को हम लोग डेवलप कर सकते हैं या उसका उन्नतीकरण कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक ऐसा जरिया है जो देश की आर्थिक उन्नति में काफ़ी सहयोग करता है। Although Dr. Lohia was a supporter of dialectical materialism, he put greater emphasis on consciousness. He was of the opinion that through an internal oscillation between class and caste. अभी देखिए डॉक्टर लोहिया जी आपका ये डायरेक्टिकल मेटेरियलिज्म, जो मार्क्स की जो डायरेक्टिकल मेटेरियलिज्म है, जो कि आपका बोलता है कि हर चीज़ का थेसिस होता है और एंटी थेसिस होता है, मतलब हर चीज़ का विपरीत होता है और दोनों में आपका एक संघर्ष हमेशा रहता है और उस संघर्ष के फलस्वरूप दूसरा एक थेसिस पैदा होता है। मतलब थेसिस एंटीथेसिस, हर चीज़ का विपरीत और दोनों में संघर्ष, ये एक आपका डायरेक्टिकल मेटेरियलिज्म है जो भौतिक दुनिया में यह हमेशा के लिए ये थ्योरी विराजमान है। तो उस थ्योरी का वो हमेशा उसको सपोर्ट करते थे लोहिया जी और कहते थे, वो इस पे जोर देते थे मानव कॉन्शियसनेस, मानव चेतना पे वो काफ़ी एम्फेसिस करते थे, जोर देते थे कि मानव लोगों को अपना कॉन्शियसनेस या विवेक से या चेतना से, आत्मचेतना से काम करना चाहिए। He was of the opinion that through an internal oscillation between class and caste, historical डायनामिज्म ऑफ ए कंट्री कुड बी इंश्योर्ड। देखिए उनका ये बात था, जो क्लास, जो श्रेणी विभाजन है समाज में, और कास्ट, जातिवाद है, दोनों में जो आपका ऑस्किलेशन होता है, जो पहले क्लास होता है फिर से कास्ट होता है, इस तरह का आपका जो दोनों में आपका तालमेल या दोनों में जो आपका अदल बदल, ये समाज में, ये देश में एक हमेशा गति पैदा करता है, गति प्रदान करती है। According to Dr. Lohia, the classes represent the social mobilization process and the castes are symbols of conservative forces. और लोहिया जी के हिसाब से जो क्लास है, जाति, जो श्रेणी विभाजन समाज में, वो सोशल मोबिलाइजेशन, समाज की गति का एक सिंबल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो कास्ट सिस्टम है वो समाज में आपका रूढ़िवाद या जो कट्टरवाद जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस को का वो रिप्रेजेंट करता है, उसका सिंबल है, उसका पहचान है कंजर्वेटिव, मतलब कास्टिज्म, जातिवाद। और जो क्लासेस है, जो समाज में श्रेणी विभाजन है, वो सोशल समाज किस तरह गतिविधि कर रहा है उसका एक आधा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, ही सेड, हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटरनल मूवमेंट बिटवीन कास्ट एंड क्लास, कास्ट लूजन इनटू क्लासेस एंड क्लासेस क्रिस्टलाइज इनटू कास्टेस। तो उनका कहना है जो मनुष्य का पूरा हिस्ट्री ही आपका मतलब एक इंटरनल मूवमेंट है, हमेशा एक इंटरनल मूवमेंट रही है आपका कास्ट और क्लास में। मतलब कास्ट और क्लास में जो आपका मूवमेंट है, कास्ट जाके क्लास होता है, क्लास फिर जाके आपका कास्ट होता है, तो उसका एक मूवमेंट ही मानव सभ्यता का इतिहास है। कास्ट लूजर इनटू क्लासेस, जो कास्ट है वो जब उसका जो ढील पकड़ती है, उसका जो रूल रेगुलेशन जो कमज़ोर होता है, तो वो बन जाती है क्लास, उच्च क्लास या नीचे हाई क्लास या लो क्लास समाज में। और क्लासेस क्रिस्टलाइज क्लासेस, और ये हाई क्लास ही और लो क्लास जो उच्च जाति नीचे जाति का जो क्लासेस है वो फिर जाति पैदा करती है आपका जातिवाद। तो क्लास बन जाता है आपका कास्ट, और कास्ट फिर अगर उसका अगर ढील पकड़ती है, उसमें अगर बॉन्डिंग कम हो जाता है तो वो जाके क्लास हो जाता है। ही वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म। और लोहिया जी जो समाजवादी जो विचारधारा है उसका विकेंद्रीकरण का पुष्टि करता थे। मतलब वो चाहते हैं डिसेंट्रलाइज समाजवाद हो, मतलब कुछ एक वर्ग विशेष या राजनीति विशेष में आपका समाजवादी विचारधारा नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, स्मॉल मशीन्स, कोऑपरेटिव लेबर एंड विलेज गवर्नमेंट
ऑपरेट एज डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगेंस्ट कैपिटलिस्ट फोर्सेस। और उनके हिसाब से आपका छोटे छोटे मशीन्स जो है और जो आपका जो लघु लघु उद्योग, कोऑपरेटिव लेबर, जो लोगों लेबरों में जो कोऑपरेटिव एक वर्क जो है वर्क फोर्स है, और विलेज गवर्नमेंट जो हम आज जानते हैं पंचायत के हिसाब से, तो वो एक डेमोक्रेटिक फोर्स है जो आपका कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी फोर्स के अगेंस्ट में काम करता है, जो आपका समाज में डेमोक्रेटिक चेतना लाती है। ये क्या है? स्मॉल मशीन्स, कोऑपरेटिव लेबर और विलेज गवर्नमेंट। ये तीनों एक ऐसा हथियार है जो कि समाज में पूंजीवाद के खिलाफ आपका लड़ता है या पूंजीवाद का विरोध करता है, पूंजीवादी समाज होने से समाज को रोकता है, या पूंजीवादी की ओर से कैपिटलिज्म की ओर जाने से समाज को रोकता है, या समाज को एक विकेंद्रीकृत एक समाजवादी एक समाज बनाता है। ही कंसिडर ऑर्थोडॉक्स एंड ऑर्गेनाइज सोशलिज्म ए डेड डॉक्ट्राइन एंड डाइंग ऑर्गेनाइजेशन। और जो सोशलिज्म है उसमें अगर कट्टरता आ जाती है तो एन ऑर्गेनाइज सोशलिज्म जो एक मतलब एक सेंट्रलाइज या ऑर्गेनाइज सोशलिज्म जो है वो एक डेड डॉक्ट्रिन है, वो एक मरा हुआ एक फिलोसफी है, एक विचारधारा है, और वो एक डाइंग ऑर्गेनाइज जो उसकी मृत्यु मतलब निश्चित है। तो सोशलिज्म में ऑर्थोडॉक्स ये नहीं मतलब कट्टरता नहीं आनी चाहिए आपका, और उसमें केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो सोशलिज्म भी मरने से या ख़त्म होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। लोहिया वॉज वेरी पॉपुलर फॉर हिज 4 पिलर कॉन्सेप्ट। जो आपका मतलब 4 पिलर जो कॉन्सेप्ट था, उनका 4 स्तंभ का जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए वो काफ़ी पॉपुलर थे। और ये 4 स्तंभ क्या क्या है? ही कंसिडर्ड विलेज, मंडल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, प्रोविंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर द 4 पिलर्स ऑफ द स्टेट। आपका 4 स्तंभ क्या है आपका राज्य का? वो है आपका विलेज, गांव पर्याय, मंडल आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और प्रोविंस इलाका हिसाब से, और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका 4 स्तंभ है आपका एक राज्य का। 4 जो स्तंभ के हिसाब से काम करता है राज्य मतलब गवर्नेंस में। ही वॉज इन फेवर ऑफ विलेजेस हैविंग पुलिस एंड वेलफेयर फंक्शंस। और लोहिया जी ये भी चाहते थे कि हर गांव में आपका पुलिस हो, पुलिस फंक्शन मतलब सुचारू रूप से काम करे, और जो वेलफेयर स्कीम से लोगों की भलाई वाला जो स्कीम्स है वो सुचारू रूप से हर गांव में होना चाहिए, हर गांव में काम करना चाहिए। तभी क्या होगा? हर गांव का विकास विकसित होगा और विकास की ओर आगे बढ़ेगा, और गांव सुरक्षित भी होगा, और वहाँ पे पुलिस फोर्स हो। तो दोस्तों ये था राम मनोहर लोहिया जी का समाजवादी विचारधारा का कुछ दृष्टिकोण। तो बाकी का जो थ्योरी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा है तो लिखिएगा कमेंट में, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। और कुछ डाउट्स है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।